नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। आज आपके सीएमए का डायरेक्ट टैक्स का हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक, स्टडी नोट नंबर 20, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, काफ़ी समय पहले इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। ये जिसे आप शॉर्ट में आईसीडीएस बोलते हैं, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो लोग जो है अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग किया करते थे इनकम टैक्स के हिसाब से, और नॉर्मल अकाउंटिंग के हिसाब से तो आपको पता ही है आईसीए के स्टैंडर्ड्स फॉलो करे जाते थे और करे जाते हैं। इनकम टैक्स वालों ने कहा कि क्यों ना हम अपने आईसीडीएस यानी कि अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाल देते हैं, जो कि है तो वही जो आईसीए ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया है, उसी का कॉपी पेस्ट है, बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमने कर दी है, 2-3 मॉडिफिकेशन हमने कर दी है। तो ये आईसीडीएस आपके कोर्स में हैं। पावर दी गई थी, पावर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया 2016 में। उससे पहले ये हुआ ही नहीं था, उससे पहले ये होता ही नहीं था इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। और ये किन पर लगता है? ये लगता है सभी असेसीज पर, अदर देन इंडिविजुअल और हब हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। और वो भी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर तो आपको पता ही है इनकम टैक्स में क्या होता है। यानी कुल मिलाकर बात है कि जिनको ऑडिट करवाना है इंडिविजुअल हब को, उन्हें ही आईसीडीएस का पालन करना है, और उसके अलावा बाकी जो एसएससीज हैं, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको तो करना ही है। जो भी लोग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो सभी असेसीज को ये फॉलो करना है, और इंडिविजुअल हब को तब करना है जब ये अपना ऑडिट करवाते हैं। कंडीशन ये है कि ये फॉलो तब करेंगे जब ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपको बताया कि इनकम टैक्स में कई जगह पर कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस फॉलो करने का ऑप्शन दिया है। इवन पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो दिया ही है। उस केस में अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम चूज करते हैं तो आपको आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप इंडिविजुअल हब नहीं हैं या इंडिविजुअल हब हैं और आपको ऑडिट कराना जरूरी है। पीजीबीपी अदर सोर्सेज यहां दे रखा है। द स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द स्टैंडर्ड्स आर देयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। जब इनकम निकालते हैं पीएनएल में तो कुछ एक्सपेंस डेबिट होते हैं, कुछ इनकम क्रेडिट होती है, तो नेट प्रॉफिट आता है, वो निकालने के ये स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करना है, तो आपको पता है कि पीएनएल में इन्वेंट्री भी आती है, क्लोजिंग, ओपनिंग, समझ रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो जो जो आपके इनकम से रिलेट करती हैं चीज़ें, उनके स्टैंडर्ड्स यहाँ दे रखे हैं। आपको कोई अकाउंटिंग की बुक्स बनाने के लिए नहीं बोला है, आपको ये कहा है कि जब आप इनकम निकालेंगे तो फिर आप इनकम इन मेथड को फॉलो करके निकालेंगे। आईसीडीएस स्टार्ट करते हैं पहले से अकाउंटिंग पॉलिसीज, और मैं मान के चलता हूँ कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। अगर नहीं आते तो वो आप अकाउंटेंसी की क्लास में सीखेंगे। मुझे ये बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो सबको पता ही है जो आप पढ़ते हैं अपने इंटरमीडिएट लेवल पे। कई तो आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पढ़ा होगा, 11-12 में पढ़ा होगा, तो उसमें डिफरेंस क्या है वो हम जानेंगे। और वैसे भी यहाँ पर तो ब्रीफ दे रखा है, कोई डिटेल में डिस्कशन नहीं है। इसकी एक एक पॉइंट को जरा गो थ्रू करते हैं, इसको समझते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय अ पर्सन शैल बी सच सो एज टू रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड द इनकम ऑफ द बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन। वोकेशन का यानी कोई स्किल बेस्ड काम कर रहे हो, प्रोफेशन पता ही है आपको, प्रोफेशनल डिग्री, और बिजनेस जो है वो धंधा होता है, वो आपको पता ही है। The treatment and presentation of transactions and events shall be governed by their substance and not merely by their legal form। ये आपने करा होगा, substance over form। हायर परचेज का एग्रीमेंट होता है जिसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होती है, पर पता तो आपको स्टार्टिंग में होता है कि इसकी ओनरशिप सामने वाले को जाने वाली है, सामने वाला ही इसको यूज करने वाला है, तो सामने वाले की बुक्स में ही इसको रिकॉर्ड करते हैं, भले ही ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद क्यों ना ट्रांसफर हो।
और एंड में है मार्क टू मार्केट लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड unless the recognition of such loss is in accordance with the provisions of any income computation and disclosure standards. मार्क टू मार्केट लॉस बोले तो आपने शेयर खरीदा 30 रुपए का, अब बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं, उस दिन इसका भाव 32 रुपए है, तो आप इसको 32 पर लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये होता है मार्क टू मार्केट। मार्केट के भाव पर ले, भले ही अभी आपने बेचा नहीं है 32 रुपए पर, चेंज होगी प्राइस, पर आप क्लोजिंग प्राइस पर ले आए। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलती है कि ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो अप करेंगे और मार्क टू मार्केट तब करेंगे अगर लॉस है तो। गेन की बात नहीं करी है, मार्क टू मार्केट लॉस की बात करी है, तब लॉस बुक करेंगे, क्योंकि पीएनएल में एक्सपेंस बुक होगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे आपकी इनकम कम हो जाएगी। वो आप तभी करेंगे जब आईसीडीएस इसकी परमिशन देता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, ये 3 है और इसे हम एज्यूम करेंगे फॉलो की गई है जैसा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में पढ़ते हैं। इसका डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप अडॉप्ट करेंगे उसे आप रीजनेबल कॉज के बिना चेंज नहीं करेंगे और जितनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसको आप एक जगह पर डिस्क्लोज करेंगे। अगर कोई चेंज हुआ है, कोई मटीरियल इफेक्ट उसका है, तो उसे भी आप डिस्क्लोज करेंगे और जहां पर आपकी अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है उस फैक्ट को आप इंडिकेट करेंगे। ये इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दिया है, ठीक है ना सर। अगर आप गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, पता लगे आप करें हाँ हमने तो इनकम एक्सपेंस में दिखाया, एक्सपेंस इनकम में दिखाई, हमारी पॉलिसी कहती है, डिस्क्लोज कर दिया, तो डिस्क्लोजर तो कर दिया बट दैट इज नॉट अ रेमेडी। अगर आप कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं तो वो तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, आईसीडीएस 1 है इनकम टैक्स का। दूसरा आपका है आईसीडीएस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, जो कहता है कि इन्वेंटरीज को हम वैल्यू करेंगे और ये इन इन्वेंटरीज पर एप्लीकेबल होगा, सब पर होगा, पर इन पर नहीं होगा, वर्क इन प्रोग्रेस पर, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जो किसी और स्टैंडर्ड में डील किए जाते हैं, शेयर डिवेंचर से या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्टॉक इन ट्रेड में पड़े हुए हैं, जिनका खरीदने बेचने का काम है, जो लाइव स्टॉक, जिंदा एनिमल्स या एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिनरल ऑयल, गैस, टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो जो प्रोड्यूस करते हैं इनको तो उनकी तो इन्वेंट्री होती है। ये पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, मिनरल ऑयल्स, जिन पे अलग स्टैंडर्ड लगते हैं उन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नहीं लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जनरल आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फॉर इन्वेंट्रीज, मशीनरी, स्पेयर्स विच कैन बी यूज ओनली इन कनेक्शन विद टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड देयर यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी इर्रेगुलर। तो मशीन स्पेयर्स जो हो गए सिर्फ उन फिक्स्ड एसेट्स के साथ ही यूज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि इन पर जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगता, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमने सीए में भी, इंटरमीडिएट में या अकाउंटेंसी के चैप्टर में भी, कॉस्ट अकाउंटेंसी के कोर्स में अकाउंटेंसी में भी हम ये सब करते हैं। नहीं, मतलब करते हैं पर याद नहीं रखते, पेपर में कहीं पूछा नहीं जाता। पेपर में पूछा जाता है कि आप इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर, जो भी लोअर है। सिंपल सी बात है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर बेचते हैं, माइनस जो एस्टिमेटेड खर्चे आपको करने पड़ेंगे उसे बेचने के लिए, कंप्लीशन करने के लिए या बेचने के लिए, जो भी प्रोडक्ट आपका बचा है। तो मान लेते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, अभी फिनिश प्रोडक्ट है, कॉस्ट लगी है 100 रुपये, सेलिंग प्राइस जो है वो 120 रुपये है, मतलब अभी आप करेंटली 120 में बेचते हैं, पर आप ये देखते हैं कि जब ये बिकेगा नेक्स्ट ईयर तो 90 रुपये से ऊपर का नहीं बिकेगा, ऐसा कोई सिनेरियो बन गया है। तो यहाँ ये लिखा है कि अगर इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू में भी कुछ इसमें खर्चा लगेगा बेचने का, वो माइनस करके 90 आ गया, तो 90 रुपये से ज़्यादा पर आप इसे रिकॉग्नाइज ना करें, 10 रुपये का लॉस अभी बुक कर लें। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है, आईसीडीएस 2 बोलता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आप सभी कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, जो भी टैक्सेस वगैरह हैं और उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला, फ्रेट इनवर्ड चार्जेस हैं, सभी प्रकार के खर्चे जो आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च करे गए हैं, तो वो सभी अपोर्शन हो जाते हैं ना। आपको तो पता ही होगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी में आप पढ़ते ही हैं, कॉस्ट शीट बनती है, कैसे कैसे फिनिश प्रोडक्ट में सारे खर्चे आते हैं, तो वो सभी इसमें इंक्लूड होगा। कन्वर्जन कॉस्ट में इंक्लूड होगी, इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट लोकेशन पर लाने तक की कॉस्ट,
अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होगी। अगर लोन पे लिया हुआ है और उससे आप ये सामान खरीद रहे हैं तो लोन का इंटरेस्ट इसमें नहीं जाएगा, वो तो फाइनेंस कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में नहीं जाएगा। बट जब हम एसेट परचेज करते हैं, एसेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कुछ केसेस में एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। जब हम डिटरमाइन करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज तो फॉलोइंग को हम एक्सक्लूड करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल वेस्ट हो जाता है, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली इसमें इंक्लूड नहीं होगी। भाई रखने की कॉस्ट जो है वो आपका फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बनेगी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो इस प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, वो अलग से कॉस्ट लगी है। बेचने की कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आएगी, उसको लाने की, रॉ मटेरियल को लाने की और उसको बनाने की कॉस्ट आएगी, पर स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगी। वो सिर्फ हम देखने के लिए लगाते हैं स्टोरेज कॉस्ट कि अच्छा इतनी कॉस्ट पड़ेगी अगर ज़्यादा मंगाएंगे कम मंगाएंगे, तो कितना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगाएं, वो सिर्फ वो एनालिसिस करने के लिए स्टोरेज कॉस्ट को यूज़ करते हैं। वैसे आपकी मटेरियल की कॉस्ट में स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। जो फिनिश प्रोडक्ट आप बनाते हैं, खरीदा, उसको लेकर आए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट ये इंक्लूड होती है। वैसे देखा जाए तो आपको पता होगा फीफो और वेटेड एवरेज मेथड ये प्रिस्क्राइब करता है। ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जहाँ पर देखकर ही पता लगता है कि इसकी ये कॉस्ट है। जो भी आप अडॉप्ट करें उसे आप चेंज ना करें रीजनेबल कॉस्ट के बिना, और जो भी आपका मेथड है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, उसे आप डिस्क्लोज करें, ये स्टैंडर्ड कहता है। अगला स्टैंडर्ड है ICDS 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि अभी आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई फ्लोर बना रहे हैं एडिशनल, सब पर जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला ही स्टैंडर्ड लगेगा। एंड द स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर लगता है, सिंपल सी बात है। और उसमें होता क्या है कि 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं कंस्ट्रक्शन पूरी होने पर। तो उसमें क्या होता है, जितना जितना जो है कंप्लीट होते रहता है उतना उतना हम रिकॉग्नाइज करते रहते हैं, ऐसा जो है हमने पढ़ा है। फिलहाल नीचे देखते हैं 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी जितना खर्चा लगेगा उस पर हम 10% आपको एडिशनल देंगे, तो उसमें कॉस्ट पर कंट्रोल आपको देखना होता है कि फालतू कॉस्ट ना ऐड कर दी। और दूसरा होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कि भैया लो ठेका ले लो 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, काम करके दे दो। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू है अल्टीमेटली इसको आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज व्हेन देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो कोई भी रेवेन्यू को आप तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब उसकी मिलने की संभावनाएं हैं, सर्टेनिटी है, रीजनेबल। मैं नहीं कह रहा 100%, बट हाँ आमतौर पे मिल जाएगा पैसा, ये सर्टेनिटी है, तभी तो आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो फिर बैड डेट बोल देंगे आप। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या आएगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो एग्री करी थी, प्लस कोई रिटेंशन, आपने कोई पैसे अमाउंट जो है which are not paid until the satisfaction of conditions specified in the contract for the payment of such amounts or until defects have been rectified। रिटेंशन बोले तो कोई पैसा आप रख लेते हैं ना, उसे रिटेंशन बोलते हैं कि भैया ये जो काम है पूरा होगा, डिफेक्ट रेक्टिफाई होगा, तभी जो है आपको जो है पैसे ही मिलेंगे। आपको मिला नहीं है, पे नहीं किया गया है, पर जैसे आप कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे आपको पेमेंट मिल जाएगी। प्रोग्रेस बिलिंग्स आर अमाउंट्स बिल्ड फॉर वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर और नॉट दे हैव बीन पेड बाय द कस्टमर। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। प्रोग्रेस बिलिंग बोले तो जितना इतना काम हो गया उतना उतना पैसा जो है मिलता रहता है। एंड वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट क्लेम्स, इंसेंटिव्स वगैरह भी कई बार मिलते हैं। जल्दी काम करने पर कुछ पैसा मिल गया, कॉस्ट बचा दी, कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट है उसके हिसाब से जो है रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। अगर कोई वेरिएशन वगैरह तो वो भी इंक्लूड होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में 2 पार्ट आएंगे, जो इनिशियली आपसे एग्री किया गया है, और अगर आपका कोई पैसा किसी ने रोक रखा है तो वो भी, मिला नहीं है कोई बात नहीं, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे मिल जाएगा। और कोई वेरिएशन वगैरह अगर है तो इंसेंटिव आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो सब भी इंक्लूड होगा। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से जो भी रिलेट करती है वो सारी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल कैन बी एलोकेटेड टू दी कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मान लो कोई एक मशीन है 5 कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही है, वो मशीन 5 कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रैवल करती है, तो भैया इसका 5-5 हिस्से कर लो इसके और सब में बांट दो। कोई एक एसेट है वो एक ही जगह जाता है तो उसका कॉस्ट है उसमें डाल दो जितना यूज़ कर रही हैं। बोरोइंग कॉस्ट भी जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है तो फिर जो भी आपने बोरो करी है तो उसका इंटरेस्ट जो भी एक्सपेंस लग रहा है कंस्ट्रक्शन पूरी होने तक वो भी इसमें कॉस्ट में इंक्लूड होगा।
ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनेगी। तो कॉस्ट में क्या आएगा, रेवेन्यू में क्या आएगा, समझाया गया है। अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो आपको यही तो जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, वही तो जानना है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिस्पेक्टिवली बाय रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हो गया कि भैया अगर 5 साल कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा और पहले साल 20% कंप्लीट हो गया तो 20% का रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लो। रिपोर्टिंग डेट तक जितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बाय रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रेफर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। इसे बोलते हैं पीओसीएम। पीओसीएम बोलते हैं। रियल एस्टेट में जो काम कर रहे हैं उनसे बहुत सुना है मैंने, पीओसीएम करते रहते हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अंडर दिस मेथड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज मैच्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन रीचिंग द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। और मतलब जितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहते हैं। बट अभी इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं मेरे हिसाब से। उसमें क्या होगा, मतलब इनकम टैक्स में नहीं, अकाउंटिंग साइड पे चेंजेस आ रहे हैं। उसमें क्या होगा कि भैया जब आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होगी और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होएगा ना, तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। चेंजेस इन एस्टिमेट्स कई बार होता है कि आपके एस्टिमेट चेंज होते हैं। तो आपका 20% पहले साल कंप्लीट हुआ, अगले साल जो है 30% और कंप्लीट हो गया, तो टोटल 50% हो गया। इसे आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखते हैं कि भैया 50% का कितना रेवेन्यू, कितनी कॉस्ट, इतना प्रॉफिट आया, इतना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज पहले कर चुका हूं तो बैलेंस अभी करूंगा। ऐसे हर साल चलता है। समझ गए आप, ये बात लास्ट में लिखी हुई है। और फिर आप एंड में जो है डिस्क्लोजर में डाल देंगे कॉन्ट्रैक्ट का जो रेवेन्यू है रिकॉग्नाइज आप कर रहे हैं, कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, और साथ में आप ये सब भी डिस्क्लोज करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेस में चल रहा है, तो कितना एडवांस मिल गया है, कितना अमाउंट रिटेन करा गया है, और अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड और रिकॉग्नाइज प्रॉफिट रिपोर्टिंग डेट तक कितनी है। अगला आईसीडीएस है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो आप देख सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइन में चल रहे हैं बिल्कुल उस लाइन में आपके आईसीडीएस नहीं है। जो आपके रेवेन्यू से कंसर्न है, पीएनएल से कंसर्न है, वो वाले आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईसीडीएस का पार्ट बने हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो बहुत सिंपल सी है। आप गुड्स बेचते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं, ये में भी इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड आपके पास इनकम आती है, तो उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। ग्रॉस इनफ्लो होता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं, माइनस करेंगे कॉस्ट तब जाके प्रॉफिट आता है। तो वही बात यहाँ समझाई हुई है। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द एस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन व्हिच आर डेल्ट बाय अदर आईसीडीएस। नहीं सर, ये सिर्फ आपको बताता है कि आपको कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज जबकि सेलर गुड्स जो है उसने ट्रांसफर कर दिया हो बायर को प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि ओनरशिप इन गुड्स। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है, प्राइस है, ये जो भी रिस्क वगैरह है वो ट्रांसफर हो गए हो, रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हो, सेलर के पास इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो और रीजनेबल सर्टेनिटी हो, पैसे मिल जाएंगे, तब जो है आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब है रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अगर आप गुड्स नहीं बेचते, सर्विस रेंडर करते हैं, तो रेवेन्यू ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉग्नाइज बाय द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। क्योंकि सर्विस में क्या होता है, धीरे धीरे काम हो रहा है, तो जितना जितना काम होगा उतना उतना आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अंडर दिस मेथड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शन इज मैच्ड विद द सर्विस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। समझ रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में करते हैं वैसे ही इन्होंने बता दिया। अगर सर्विस का कोई एग्रीमेंट है जो चलेगा आपका काफी टाइम तक, तो जितना पीरियड एक्सपायर हो गया उसका डाल दो, जितनी सर्विस आपने कर दी है उसका डाल दो। जहां पर बहुत सारी नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइड करी जाती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, 1 साल तक, जिसको बोलते हैं एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जितना टाइम पीरियड निकल गया उतने टाइम पीरियड का स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पर आप जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। जैसे कि आपने किसी को 1 साल की एएमसी बेची, खरीदने वाला तो कॉस्ट बुक करेगा, आपने बेची तो वो 1 साल की है और आपने कब बेची, 7 जून को 20 को, तो ये तो 7 जून से 6 जून 21 तक चलेगी ना। अब जब 31 मार्च आएगा, 31 मार्च 21, तो उसमें आप बोलेंगे भैया 1 अप्रैल से 6 जून 21 तक का जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करना है, वो बाद में रिकॉग्नाइज करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये बताया गया है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। डिविडेंड तो आपको पता ही है, जब राइट आपका एस्टैब्लिश हो जाए तब आप डिविडेंड जो है उसे इनकम मान सकते हैं। डिक्लेयर हो गया, प्रपोज हो गया, फिर डिक्लेयर हो गया। इंटरेस्ट जो है वो एक्रू करेगा टाइम बेसिस पर। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आपने जमा कराया, उसका इंटरेस्ट 3 महीने हो गए तो 3 महीने का एक्रू हो गया, इनकम मान लो। इंटरेस्ट है रिफंड ऑफ टैक्स है,
तो वो जब रिसीव होगा, क्योंकि अनसर्टेन है भैया, टैक्स के रिफंड पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जब मिलेगा तब रिकॉग्नाइज कर लो। डिस्काउंट है, प्रीमियम है डेट सिक्योरिटीज पर, इज ट्रीटेड एज दो इट वर एक्रूइंग ओवर पीरियड टू मैच्योरिटी। तो होगा क्या, उसमें आपको कुछ बेनिफिट दिया गया डेट इंस्ट्रूमेंट पर, समझ रहे हैं, डिस्काउंट पर इशू किया गया है, प्रीमियम पर जो है रिडीम होगा, जो भी आपको पैसा मिलेगा। भाई 10,000 वाली चीज़ के अगर आपको 15,000 मिलेंगे तो 5,000 आप 5 सालों में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा आपको मिल रही है, जो इनकम आपकी हो रही है, ये बताया गया है। और रॉयल्टी जो है उसमें भी जो है एक्रू करेगी, जो रेलिवेंट एग्रीमेंट होगा आपका रॉयल्टी का, और रिकॉग्नाइज करेंगे उस बेसिस के ऊपर, ठीक है ना। रॉयल्टी भी मतलब जैसे आपकी बुक सेल होती है तो जितनी बुक सेल होगी उसकी कुछ रॉयल्टी मिलेगी आपको, तो जितनी बिक गई उस हिसाब से आप बुक कर लो रॉयल्टी इनकम। अब इसमें डिस्क्लोज क्या करोगे आप, इसमें आप क्या क्या डिस्क्लोज करोगे, फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सेल ऑफ गुड्स, टोटल अमाउंट नॉट रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यू टू लैक ऑफ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, उसे डिस्क्लोज करना है। जनरली देखने को मिलता नहीं है, आप सारा का सारा बुक कर लेते हैं, फिर बाद में बैड डेट का प्रोविजन बनाते। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू सर्विस ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब सर्विस से कितना आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है। मेथड यूज टू डिटरमाइन स्टेज ऑफ कंप्लीशन, सर्विस वाले केस में कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया, उसमें कैसे मेथड से आपने बताया। एंड फॉर सर्विस ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, कितनी आपने कॉस्ट इनकर कर ली है, क्या एडवांस रिसीव हो गया, क्या रिटेंशन है। तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में था वैसे ही आप यहाँ भी डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस में जो है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एक तरह से लग रहा है। ICDS 5 जो है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की बात करता है, इनटेंजिबल की बात नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा भाई, जो भी आपका लैंड बिल्डिंग है, यूजफुल लाइफ इसकी ज़्यादा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे मिलने वाले हैं, उसे हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। और जो हमारे स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स होते हैं, जिन्हें तब यूज़ करेंगे जब मेन इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, उन्हें भी हम कैपिटलाइज तो करते ही हैं। मशीन के स्पेयर्स वगैरह हैं वो हम रेवेन्यू में चार्ज करते हैं भैया, तो डायरेक्टली यूज़ करा स्पेयर पार्ट वगैरह को रेवेन्यू में एक्सपेंस चार्ज कर दिया। और जहाँ पर वो किसी एक पर्टिकुलर एसेट के लिए ही स्पेयर यूज़ हो सकता है और कहीं पर नहीं होगा, तो उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग साइड पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा। अब एक्चुअल कॉस्ट में जो है, जो भी आपने जो खर्चा करा, वो जैसे कि आप रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कर रहे थे, कोई ड्यूटी पे कर रहे थे, परचेज प्राइस पे कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आएगी। हाँ, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल गया तो उसे माइनस भी करोगे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं सर, अर्ली पेमेंट पर डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट है, वो आप यहाँ माइनस नहीं करते, आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। जो सौदा करा उसमें आपको जो डिस्काउंट मिल गया वो आप माइनस करके नेट प्राइस पर ही बुक करते हैं। खर्चे लगे, टैक्सेस लगे, सब जोड़ते हैं अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो। और अगर हाँ कुछ आपका प्राइस का बाद में एडजस्टमेंट होता है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू होता है कि भाई गलत प्राइस लगा दी, तो उससे आप एडजस्ट कर लेंगे, है ना। कई बार होता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, $1,00,000 का आपने सामान खरीदा, 70 रुपीज़ रेट थी, 31 मार्च को अभी आपने जो है पेमेंट नहीं करी, रेट 70 की 71 हो गई, तो ₹1 का डिफरेंस हो गया, तो $1,00,000 पे क्या होगा, 1,00,000 का डिफरेंस हो जाएगा। तो $1,00,000 आपके थे, 70 के हिसाब से करीब 70 लाख रुपीज़ बन रहे थे, $1,00,000 में और बढ़ जाएंगे तो 71 लाख बन जाएंगे। फिर एक्चुअली में पेमेंट करोगे उस टाइम रेट कुछ और होगी, तो वो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहा है। कम या ज़्यादा एसेट की कॉस्ट हो रही है तो फ्लक्चुएट हो सकती है। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा बैठा है, कोई कागज वागज प्रोसेस कर रहा है, एडमिन वर्क है, उसे एडमिन वर्क बोलते हैं। तभी तो MBA होती है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA। भैया मैनेज करने का काम कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए जो उनके खर्चे हैं वो आप एसेट की कॉस्ट में नहीं डालते हैं, एसेट की कॉस्ट में वो नहीं आता है। और एक्सपेंडिचर इनकर आप जो कर रहे हैं, स्टार्टअप, कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द टेस्ट रन्स, एक्सपेरिमेंट बेसिस, वो भी आप कैपिटलाइज करते हैं। कि कई बार मशीन लगती है, उसका ट्रायल रन चलता है, तो ट्रायल रन पर खर्चा होता है, उसे आप कैपिटलाइज करते हैं। फिर मशीन ऑपरेशनल बनती है और फिर उस कॉस्ट पे जो है आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कई बार जो है आप फिक्स्ड एसेट को खुद भी जनरेट कर सकते हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट में जो आपका खर्चा लगा है उसी पर आप उसे कैपिटलाइज करेंगे, है ना। अगर आपने फिक्स्ड एसेट को खुद कंस्ट्रक्ट कर लिया है या कुछ आपने चीज़ बना ली है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसका खर्चा जोड़ेंगे ना। हो सकता है ऑफिस की बिल्डिंग आप खुद बना रहे हैं, तो वो टेंजिबल भी है, इमूवेबल है, टेंजिबल भी है, फिक्स्ड एसेट भी है, और खर्चा जो लग रहा है उसमें आप ऐड कर देंगे, राइट। कोई भी प्रॉफिट वगैरह नहीं जोड़ेंगे, तो खुद अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ सकते
कि भैया हमने 1 लाख पे बनाया तो हम 2 लाख पर कैपिटलाइज करते हैं, नहीं भैया, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट लगी उस पर आप कैपिटलाइज करोगे। कई बार नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी हो सकता है, एक्सचेंज कर लिया किसी और एसेट के बेसिस पर, तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू के हिसाब से आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज द अमाउंट फॉर विच दैट एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल पर्सन, कि भैया ये जो एसेट मिल रहा है आपको, जो खरीद रहे हो, फेयर वैल्यू इसकी क्या हो सकती थी अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन बीच में एक्सचेंज करते तो उस पर आप कैपिटलाइज कर लेंगे। और अगर शेयर सिक्योरिटीज़ के त्याग करके, शेयर सिक्योरिटीज़ को छोड़कर आपको कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मिल रहा है, तो फेयर वैल्यू जो होगी वही इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो जहाँ पे नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है और फेयर वैल्यू का हम सहारा लेते हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट रिपेयर करते हैं जिससे कि कंसीडरेबल लाइफ बढ़ सकती है, परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, तो उसे तो हम कैपिटलाइज करते हैं। अदरवाइज कोई एडिशन वगैरह है जो कैपिटल नेचर की है, जो उस एसेट का इंटीग्रल पार्ट बनने वाली है, उस एडिशन से एसेट की लाइफ बढ़ सकती है, परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, तो उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। अगर कोई एसेट की सेपरेट आइडेंटिटी है अलग से, तो उसे हम अलग एसेट कंस्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में आपका यूपीएस आपने एक नया लिया है, तो यूपीएस अलग से भी यूज़ हो सकता है, मान लीजिए किसी और कंप्यूटर के साथ भी यूज़ हो सकता है, तो उसे आप कंप्यूटर की कॉस्ट में नहीं डालेंगे, यूपीएस का अलग एसेट बना देंगे। आजकल तो यूपीएस नहीं आते, लैपटॉप आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इन स्पेसिफिक केसेस, स्पेशल केसेस। भैया अगर जॉइंटली ओन करते हो तो जिस प्रोपोर्शन में ओन करते हो उस प्रोपोर्शन में अपने अपने बुक्स में दिखाना। सेवरल एसेट परचेज करते हो कंसोलिडेटेड प्राइस पर, तो फेयर बेसिस पर जो है एक उनको अपोर्शन कर देना। भैया 5 एसेट खरीदे और प्राइस एक ही लगा दी, तो पांचों की कितनी कितनी पता नहीं, और पांचों अलग अलग एसेट है, सेम नहीं है, तो फिर जो उनकी फेयर वैल्यू उस रेशियो में बांट दो। कुछ ना कुछ तो आपको बेसिस निकालना ही पड़ेगा ना, किसी और बेसिस पर बांट दो, तो बांटना तो पड़ेगा रेशियो में, आपको अलग अलग तो करना पड़ेगा। ICDS 6 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जैसा अभी हमने बात करी, आप जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी जो रेट्स होती है वो चेंज होती रहती है। और अगर आपका 31 मार्च तक आपने जो है पैसे की पेमेंट नहीं करी, तो 31 मार्च को जो रेट आ रही होगी उस रेट पर आपको जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एसेट या लाइबिलिटी दोनों। बस यही इसमें लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसीज में ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो पहले तो आप क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी में जब आपने ट्रांजैक्शन करी उस रेट पर आप INR बेसिस पर जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, जो फॉरेन करेंसी में सेटलमेंट होती है, जैसे आप गुड्स वगैरह बाय करते हैं फॉरेन करेंसी में, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, लेंड कर रहे हैं डॉलर्स में, पार्टी जो है बिकम्स अ पार्टी टू एन अनपरफॉर्म्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि भैया फ्यूचर डेट पर हम ट्रांजैक्शन करेंगे, बट ये फॉरेन करेंसी से डील करता है, तो अगर फॉरेन करेंसी है तभी इसमें आएगा, फॉरेन करेंसी है तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एसेट परचेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज एट अ फॉरवर्ड रेट, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंसी का है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। आपने डॉलर परचेज करने का एग्रीमेंट किया, अभी फ्यूचर डेट पे इतने पे खरीदूंगा डॉलर, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट डॉलर का है, करेंसी का है, तभी इस स्टैंडर्ड में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब फर्क क्या होता है भैया, रेट फ्लक्चुएशन होती है, उसको कैसे डील करना है, खर्चा कितना बुक करना है, वही स्टैंडर्ड बोलता है। तो पहले आपको इनिशियल रिकॉग्निशन करना है, मतलब जब आपने ट्रांजैक्शन करी फॉरेन करेंसी में तो जो रेट उस टाइम है उस पर आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अब एक्रोल बेस पे आपने रिकॉर्ड कर ली। एन एवरेज रेट फॉर अ वीक और अ मंथ भी आप ले सकते हैं, अगर एक्चुअल रेट के बराबर आ रही है तो वो भी आप ले सकते हैं कि भाई महीने की एक रेट निकालेंगे और इस महीने में जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे फॉरेन करेंसी में उसी रेट पर रिकॉर्ड करेंगे, तो ये भी एक छूट दी गई है। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है तो एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करो, तो मैं तो कहता हूँ एक्चुअल बेसिस पर ही आप रिकॉर्ड किया करें, ऑनलाइन डेटा मिल तो जाता है, दिक्कत क्या है। अब जब प्रीवियस ईयर आपका खत्म होगा तब लास्ट डेट पर आप देखेंगे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स जो हैं उसे आप रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट के हिसाब से। तो परचेज करा तब रिकॉर्ड कर लिया उस रेट पर, अब क्लोजिंग कर रहे हैं तो क्लोजिंग पे जो एक्सचेंज रेट चल रही है उस पर आप रिकॉर्ड करेंगे। मॉनेटरी आइटम्स आर मनी हेल्ड एंड एसेट्स टू बी रिसीव्ड और लायबिलिटीज टू बी पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी। कैश रिसीवेबल पेबल्स आर एग्जांपल्स ऑफ मॉनेटरी आइटम। मतलब मॉनेटरी आइटम बोले तो पैसा, डॉलर पैसा पड़ा हुआ है, डॉलर आपके $10,000 कैश है ना, फिक्स्ड अमाउंट है, उसे भी हम जो है करते हैं, मैंने तो काउंट भी कर है, कई बार जो है कैश काउंटिंग करते हैं ऑडिट में,
तो उसमें डॉलर्स भी मुझे मिले, यूरोज भी मिले थे, तो उसको आप एक्सचेंज रेट पर लगाकर वैल्यू कर लेते हैं। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी आपके पास होते हैं, बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह पड़े हुए हैं जो आपने डॉलर पेमेंट करके खरीदा था, तो क्लोजिंग पर जो आपका क्रेडिटर होंगे या जो एसेट्स होंगे उसे भी आप दोबारा से वैल्यू करेंगे। 70 रुपये पर डॉलर था तब खरीदा था, अब 71 हो गया तो 71 पर लाएंगे और डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा। नॉन मॉनेटरी आइटम बीइंग इन्वेंट्री, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर आ रही है, फॉरेन करेंसी में आपने इन्वेंट्री खरीदी हुई है, मे भी आपने कुछ सामान आप इंपोर्ट करके बेचते हैं तो आपका इन्वेंट्री हो गया, फॉरेन करेंसी में खरीदा है। तो भैया ये जो है ना, कौन सी एक्सचेंज रेट यूज करेंगे, दैट एग्जिस्टेड व्हेन सच वैल्यू वाज डिटरमाइंड। तो जबकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ रही है उस दिन की जो है, उस दिन की आप रेट यूज करेंगे। कुछ आपके फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भैया आज मैं खरीद रहा हूँ, आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर पर मैं इतने रुपए में खरीदूंगा या बेचूंगा, जो भी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसका प्रीमियम डिस्काउंट जो राइज होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, उसे आप अमोर्टाइज कर देते हैं एज एक्सपेंस ओवर द लाइफ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कि भैया 3 महीने का आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो जो भी आपने उसका प्रीमियम पे करा, खर्चा पे करा, उसे 3 महीने में अमोर्टाइज कर देंगे। अब ये करेंसी का है तभी हम बात कर रहे हैं, करेंसी का नहीं है तो इस स्टैंडर्ड में आएगा भी नहीं। उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है shall be recognized as income or expense in the previous year in which the exchange rates change। जो भी प्रॉफिट होगा कैंसिल वगैरह अगर आप करते हैं तो उसे भी आप खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये बहुत सीधा सीधा, इसमें कुछ है नहीं, आप सीधा सीधा पीएनएल में डाल देंगे जो भी डिफरेंस होगा। एक लाइन की बात बता रहा हूँ, प्रीमियम डिस्काउंट और एक्सचेंज डिफरेंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन और दैट आर एंटर्ड इनटू हेज टू हेज द फॉरेन करेंसी रिस्क ऑफ अ फर्म कमिटमेंट और हाईली प्रोबेबल फॉरकास्ट ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। सिर्फ इन केसेस में जो हेजिंग के लिए यूज करते हो, अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए यूज करते हो, ट्रेडिंग ही कर रहे हो, काम ही आपका खरीद बेच का है, उस केस में एक्चुअल सेटलमेंट पर भी आप रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपका तो काम ही वही है, ये आप हेज करके रखे हुए हो। तो आपको दोनों बता दिया कि नॉर्मल सिनेरियो में पीएनएल में डालोगे, इस केस में आप जब सेटलमेंट होगी तब डालोगे, बाकी केस में जब आपका क्लोजिंग ईयर प्रीवियस ईयर क्लोज हो रहा है तब डालोगे। गवर्नमेंट ग्रांट जो है, गवर्नमेंट से बहुत सारी ग्रांट्स मिल सकती है, बेनिफिट मिल सकता है, और उस केस में आपको क्या करना है भैया, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी एजेंसीज हो, आपको जो है ग्रांट कैश और काइंड दोनों में मिल सकती है। अब आप रिकॉग्नाइज कब करेंगे इसको, अगर आप सारी कंडीशंस, अगर कंडीशंस अटैच्ड है तो उस कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और ग्रांट आपको मिल जाए तभी रिकॉग्नाइज करोगे। ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला ग्रांट देंगे और आपने कहा चलो मेरी इनकम हो गई, सेल्स हो गई, मिलनी भी चाहिए ना, ठीक है ना। जब एक्चुअल मिल रहा है तब रिकॉग्नाइज करेंगे। और कितने टाइप की हो सकती है गवर्नमेंट ग्रांट, फिक्स्ड एसेट के लिए मिल सकती है, तो अगर आपको फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिल गई तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को कम कर लेना। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिल सकती है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो उसे आप क्या करना, इनकम मान लेना। नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल टू एसेट एक्वायर्ड, एसेट से ताल्लुक नहीं रखती है, डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है कि किस एसेट के लिए लिया है, तो आप क्या करेंगे, तो आप पूरे ब्लॉक से जो है माइनस कर लेंगे। ब्लॉक की वैल्यू, एसेट की वैल्यू कम नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं लग रहा ग्रांट किसके लिए दी है, एक पर्टिकुलर एसेट के लिए दी है, पता नहीं लग रहा, तो ब्लॉक से माइनस कर लेंगे। रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंस, खर्चे के लिए दिया जा रहा है, उसे आप इनकम मानेंगे। खर्चा करने के लिए आपको ग्रांट दी है, पैसे मिले उसका खर्च कर दो, तो जो पैसे मिले वो इनकम, जो खर्चा किया वो खर्चा। बाकी केसेस में जो ग्रांट मिली आपको उसे आप इनकम मान लेंगे। नॉन मॉनेटरी अगर आपको एसेट मिलते हैं कंसेशनल रेट पर, तो उसे आप अकाउंट कैसे करेंगे, जो एक्विजिशन कॉस्ट लगी है। मान लो कि आपको 10,000 का एसेट गवर्नमेंट ने 2,000 में दे दिया, मुझे याद है मैंने सुई धागा मूवी देखी थी, उसमें कंसेशनल रेट पर जो है मशीन मिल रही थी या फ्री में मिल रही थी, तो फ्री में मिलेगी तो 0 पर रिकॉग्नाइज करोगे। 10,000 वाली चीज़ गवर्नमेंट 2,000 में देगी, 8,000 सब्सिडी दे देगी, तो 2,000 खर्चा लगा, 2,000 पर रिकॉग्नाइज कर लो। और पहले भी तो यही था कि आपने 10,000 का एसेट लिया और गवर्नमेंट ने आपको 8,000 रुपये दे दिए, तो आप माइनस कर लेते हैं एसेट की कॉस्ट में, ये तो ट्रीटमेंट दे रखा है। और जो इनकम या एक्सपेंस के लिए ग्रांट मिल रही है वो आप डायरेक्टली इनकम पीएनएल में डालते हैं। अगर ग्रांट को रिफंड करना पड़ता है क्योंकि कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तब क्या होगा, अगर भैया कोई क्रेडिट है आपका तो उससे आप एडजस्ट कर लेंगे, मतलब जो फ्यूचर में आप क्रेडिट लेने वाले हैं वो आप अब नहीं लेंगे क्योंकि रिफंड करना पड़ रहा है। अगर उस डेफर्ड क्रेडिट से ज़्यादा अमाउंट रिफंड करना पड़ रहा है तो फिर आपको पीएनएल में उसे बुक करना ही पड़ेगा। भाई पहले इनकम बुक करी थी तो अब लॉस बुक करना ही पड़ेगा। अगर डेप्रिशिएबल एसेट से
ताल्लुकात रखता है, जो अमाउंट रिफंड आपको करना पड़ रहा है उसे आप जो है एसेट की कॉस्ट को बढ़ा देंगे। जब मिला था ग्रांट तो माइनस कर दी थी, अब रिफंड करनी पड़ रही तो बढ़ा देंगे। और ये डिस्क्लोजर आप सारे के सारे देंगे। इसमें क्या होगा कि भाई कौन सी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रही है, रिकॉग्नाइज आपने जो करी है अपने पीएनएल में, एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी अगर एसेट के लिए मिली है तो, नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है गवर्नमेंट ग्रांट का जो आप प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नेचर एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, नॉट रिकॉग्नाइज जो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हैं किसी एसेट से माइनस करके, बल्कि आप ब्लॉक ऑफ एसेट से माइनस कर रही हैं। ठीक है ना सर। और आपको कौन कौन सी ग्रांट इनकम के लिए, कौन कौन सी ग्रांट आपने रिकॉग्नाइज नहीं करी है एज इनकम और क्या रीजन थे उसके, क्यों नहीं करी आपने, तो ये सब चीज़ें आपको डिस्क्लोजर में देनी होती है। अब जो है 3 आपके और बच गए हैं स्टैंडर्ड्स, जिसमें एक है सिक्योरिटीज, ICDS 8। सिक्योरिटीज बोले तो सिक्योरिटीज हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड, इसका अलग बना लिया। जिसका काम ही खरीदने बेचने का है सिक्योरिटीज, उसके लिए बना दिया, अलग स्टैंडर्ड बना दिया। ये जो है किससे डील नहीं करता, डज नॉट डील विद द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। नहीं सर, वो तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्सन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वाले का कोई काम नहीं यहाँ पर। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, नहीं सर, जिसका खरीदने बेचने का काम है सिर्फ उससे डील करता है। और सिक्योरिटीज में वही आएगी जो शेयर डिवेंचर आपके बॉन्ड्स आते हैं वही आएंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आप कैसे मेजर करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, जो भी सिक्योरिटी है ये एक्विजिशन आपने करा है शैल बी रिकॉग्नाइज एट एक्चुअल कॉस्ट, परचेज प्राइस और ब्रोकरेज फीस टैक्स वगैरह जो दिया है वो सब ऐड करेंगे। वेयर सिक्योरिटीज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अदर सिक्योरिटी, तो उस केस में फेयर वैल्यू लेंगे सिक्योरिटी की जो भी आपने एक्वायर करी है। अच्छा ये फेयर वैल्यू है तो ये मेरा जो है इसकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल पर्सन, ये फेयर वैल्यू होती है भैया। अगर दो बंदे आर्म्स लेंथ प्राइस पर अगर डिस्कशन करें तो कितने पर बिकेगा। वेयर अनपेड इंटरेस्ट हैज एक्रूड बिफोर द एक्विजिशन ऑफ एन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी एंड इज इंक्लूडेड in the price paid for the security, the subsequent receipt of interest is allocated between pre-acquisition and post-acquisition periods. The pre-acquisition portion of the interest is deducted from the actual cost. मतलब क्या हो गया इसका, समझने वाली बात है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है, अनपेड इंटरेस्ट हैज एक्रूड बिफोर एक्विजिशन ऑफ एन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज। जैसे कि कोई बॉन्ड है, कोई डिवेंचर है जिसका 7% इंटरेस्ट है, 7% बॉन्ड तो साल में 7% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब उसमें क्या है कि आप खरीद लेते हैं किसी दूसरे बंदे से, बीच में खरीद लेते हैं, तो अनपेड इंटरेस्ट जो होगा, जो एक्रू हो चुका है एक्विजिशन से पहले का, तो वो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना भैया। मान लेते हैं क्वार्टरली पेमेंट होती है 30 जून को, आप खरीद रहे हैं 7 अगस्त को, तो 30 जून से 7 अगस्त का इंटरेस्ट ऐसा है जो एक्रू तो हो गया है, बट पेमेंट कब होगी, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर के बाद होगी। समझ रहे हैं आप, क्वार्टरली पेमेंट होती है, तो प्री एक्विजिशन का है, प्री एक्विजिशन पोर्शन है, उसे आप एक्चुअल कॉस्ट से डिडक्ट कर लेंगे। क्योंकि जो भी पैसे आपने दिए, आप बोलेंगे भैया हमने जो पैसे दिए हैं खरीदने के, उसमें हमने इतना तो इंटरेस्ट पे कर दिया जो एक्रू हो चुका है, तो वो आप माइनस कर लेंगे, कहेंगे अच्छा एक्चुअली मेरे कॉस्ट इतनी है, बाकी तो इंटरेस्ट के थे, और जो बाद में इंटरेस्ट एक्रू होगा वो तो आपका इनकम हो गया होगा, उसमें दिक्कत क्या है। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात आती है, जब प्रीवियस ईयर क्लोज होगा और सिक्योरिटीज आपने स्टॉक इन ट्रेड में रखी है, तो आप उसे एक्चुअल कॉस्ट पे तो वैल्यू करेंगे, या फिर आप NRV पर भी कर सकते हैं, जो भी लोअर होगा। अगर वो कम पर निकलने वाली है, ऐसा आपको लग रहा है सिक्योरिटी, तो आप कम पर वैल्यू करेंगे। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनिशियली रिकॉग्नाइज एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू शैल बी डन कैटेगरी वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बोले तो कि आप शेयर्स का अलग, डिवेंचर का अलग, कन्वर्टिबल सिक्योरिटी अलग, हर टाइप की सिक्योरिटी का अलग अलग कंपैरिजन करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट को कैटेगरी वाइज कंपेयर करेंगे, सिक्योरिटी वाइज नहीं सर, सारे शेयर्स को इकट्ठे आप देखेंगे, टोटल शेयर्स का ये वैल्यू है, टोटल ये है, क्या है डेट वाली सिक्योरिटी का टोटल ये है, टोटल ये है, कॉस्ट ये, नेट रियलाइजेबल ये, कौन सा कम है, तो टोटल में कंपैरिजन करेंगे। सिक्योरिटी जो लिस्टेड नहीं है, कोटेड नहीं है, लिस्टेड है बट कोटेड नहीं है, उसको तो आप एक्चुअल कॉस्ट पर ही वैल्यू करेंगे। अब बात करते हैं बोरोइंग कॉस्ट की, ICDS 9। बोरोइंग कॉस्ट मतलब कि आपने जो है कुछ बोरो करा है और उसका आपका इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो बोरोइंग कॉस्ट हो जाती है। बोरोइंग कॉस्ट जो है वो इंटरेस्ट होती है, जिसमें आपके कमिटमेंट चार्जेस आते हैं, आपका डिस्काउंट या प्रीमियम आता है बोरोइंग से रिलेटेड, आपके जो है फाइनेंस चार्जेस आते हैं, जो खर्चे हैं, जो भी इंटरेस्ट वगैरह फाइनेंस कंपनी को दे रहे हैं, अमोर्टाइज अमाउंट आती है, एंसिलरी कॉस्ट आती है, जो भी आप बोरोइंग से जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं, उसका एग्रीमेंट प्रोसेस कराने की प्रोसेसिंग फीस हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा आती है।
अब इसमें रिकॉग्नाइज आप क्या करेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका एसेट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है जिसके लिए आपने ये बोरो करी है कॉस्ट। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, जैसे कि लैंड बिल्डिंग है, जैसे कि इन्वेंट्रीज है जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम उसे लगता है सेलेबल कंडीशन में आने के लिए, नो हाउ है, पेटेंट है, मतलब मोटी मोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, कुल मिलाकर बात ये है सिंपल टर्म्स में, उसे हम क्वालिफाइंग एसेट बोल देते हैं। और अगर उससे जुड़ी हुई आपने कुछ लोन लेकर खर्चा करा है उस क्वालिफाइंग एसेट पे, उसकी कंस्ट्रक्शन पे, एक्विजिशन पे, तो एक्विजिशन तक या कंस्ट्रक्शन पूरी होने तक जो कॉस्ट लगेगी वो आप कैपिटलाइज करेंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे और फिर उस पर आप बाद में डेप्रेशन ले सकते हैं। बोरोइंग कॉस्ट कौन कौन सी एलिजिबल होगी कैपिटलाइजेशन के लिए, इसमें दो टाइप की बोरोइंग होती है, एक है स्पेसिफिक और एक है आपकी जनरल। तो अगर स्पेसिफिक बोरोइंग आपने ली है किसी चीज़ के लिए तो उसका जो भी खर्चा होगा वो आप क्वालिफाइंग एसेट में डाल देंगे, सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक होती है जनरल बोरोइंग अदर देन स्पेसिफिक, तो उसमें आपको प्रोपोर्शनेट देखना पड़ेगा कि भाई इस एसेट के लिए कितना यूज़ हुआ होगा, तो वहाँ प्रोपोर्शनेट देख सकते हैं जिसमें आप ए को मानेंगे बोरोइंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग्स। तो बोरोइंग कॉस्ट क्या इनकर करी गई है स्पेसिफिक बोरोइंग के अलावा, वो सारी बोरोइंग कॉस्ट को लिखा आपने। जो सी है आपका वो है एवरेज of the amount of total assets as appearing in the balance sheet of a person on the first day and the last day of a previous year other than the assets to the extent they are directly funded out of specific borrowings। specific borrowing से जो assets फंड हो गए हैं उन्हें हटाया, जिनमें जनरल बोरिंग लग रही है उनका एवरेज ले लिया ओपनिंग क्लोजिंग का, ये आपकी टोटल बोरिंग हो गई जनरल बोरिंग। अब बचा बी में आप क्या करेंगे, average cost of qualifying asset is appearing in the balance sheet of a person on the first day and the last day of the previous year। average cost of qualifying asset, average cost of qualifying asset, तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली आपने क्या किया है, आपने बोरोइंग कॉस्ट को डिनोमिनेटर में रखा आपने टोटल का एवरेज, यहाँ रखा क्वालिफाइंग एसेट का एवरेज, और आपने देख लिया अच्छा टोटल बोरोइंग कॉस्ट इतनी है, जनरल है, बाकी एसेट्स में भी लगी है, तो भाई क्वालिफाइंग में कितना प्रोपोर्शन लगा है कॉस्ट का वो देख लिया आपने। समझ रहे हैं आप, क्वालिफाइंग एसेट अपीयर ही नहीं कर रहा तो फिर हाफ ऑफ द कॉस्ट पर तो एस्टिमेट लेना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर जो है बात आपको कुल मिलाकर समझ में आ गई, बोरोइंग कॉस्ट जो स्पेसिफिक नहीं है डिवाइड किया टोटल एसेट जिनके लिए लगी है और क्वालिफाइंग एसेट, तो उस रेशो में जो है क्वालिफाइंग एसेट पर कितना गिरेगा वो आपने देख लिया। अब बात यह है कि आप इस कैपिटलाइजेशन को कमेंस कब करेंगे बोरोइंग कॉस्ट की, बोले तो इंटरेस्ट या फिर बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि कुछ भी आपने बोरो करा है उससे जुड़ी हुई कॉस्ट। कैपिटलाइजेशन आप कब करेंगे, जो आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग है, जब से आपने फंड्स बोरो करे तब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग, क्योंकि आपको पता है मैंने इस एसेट के लिए बोरो किया है। बट बाकी केसेस में जब एक्चुअली में आप फंड्स को उससे निकालेंगे, अदर बोरोइंग आपने कर दी 10 लाख रुपए की सीधा सीधा, तो अब जब निकालेंगे आप उसको अपने क्वालिफाइंग एसेट में यूज करने के लिए 2 लाख 1 लाख, फिर उस डेट से आप कैपिटलाइज करेंगे उसका इंटरेस्ट, 2 लाख को नहीं 2 लाख के इंटरेस्ट को। और कब आप बंद करेंगे कैपिटलाइजेशन, एसेट की कॉस्ट में वो इंटरेस्ट डालना बंद करेंगे, इन केस एसेट अदर देन इन्वेंटरी, यानी नॉर्मल केस में जब एसेट पुट टू यूज हो जाता है, जैसे ही एसेट को आप यूज करने स्टार्ट करते हैं आप कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे, भैया अब तो एसेट तैयार हो गया। और इन्वेंटरी के केस में व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर सच इन्वेंटरी फॉर इट्स इंटेंडेड सेल आर कंप्लीट, इन्वेंटरी को बेचने के लिए जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी आपने कंप्लीट कर दी, ठीक है ना सर, बेचने के लिए आपने कंप्लीट कर दिया, वो तैयार हो गई इन्वेंटरी, इन्वेंटरी तैयार हो गई तो कैपिटलाइजेशन बंद कर दी। अब ये जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है बोरोइंग कॉस्ट के लिए उसे डिस्क्लोज कर देना, और बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज कर रहे हो उसे भी डिस्क्लोज कर देना। लास्ट है आपका प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। क्या आपको मालूम है प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस लायबिलिटीज होते हैं, पर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब 100% नहीं होती है, 50% से ज़्यादा होती है, तभी हम उसका प्रोविजन बनाते हैं। और अगर थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है तो आप उसका कंटीजेंट लायबिलिटी में सिर्फ नोट्स में दिखाते हैं, P&L में नहीं डालते। तो आप क्या करेंगे इस केस में, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। प्रोविजन आप तभी बनाते हैं जब आप उसे मेजर कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। लायबिलिटी तो ठीक है, आपको पता ही है डायरेक्टली आपकी जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, कुछ किया कुछ पाप करे हैं पास्ट में, खरीद लिया कुछ क्रेडिट पे, पास्ट में ऐसे पाप कर लिए, लायबिलिटी आ गई,
आज का ऑब्लिगेशन है, देना है किसी को। पास्ट में कुछ ऐसा कर लिया जिससे आज किसी को देने की लाइबिलिटी आ रही है, देना पड़ेगा किसी को पैसा, तो उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी, जिससे कि कुछ हमारा आउटफ्लो होगा रिसोर्स का, वो लाइबिलिटी होती है। और प्रोविजन क्या है, वो भी लाइबिलिटी ही है, बस फर्क ये है कि इसे हम एस्टिमेट करते हैं, एक्यूरेट नहीं होती, एस्टिमेटेड होती है। ऑब्लिगेशन इवेंट इज एन इवेंट दैट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन। मान लो कोई सामान खरीद लिया क्रेडिट पे, हो गया भैया, क्रेडिट पे खरीदते क्या होगा, लाइबिलिटी आ गई। और कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है, हो सकती है, पास्ट इवेंट से अराइज हो सकती है, कंफर्म्ड नहीं है। कंफर्म तब होगी जब कुछ इवेंट होगा या नहीं होगा फ्यूचर में, अभी नहीं पता। A present obligation that arise from past event but is not recognized because it is not reasonably certain. reasonably certain नहीं है कि आउटफ्लो होगा ही, और रिलायबल एस्टिमेट इसका नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। कंटीजेंट एसेट जो होते हैं उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें आपके पास एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ या नहीं हुआ तो मुझे जो है कुछ गेन आ सकता है, समझ रहे हैं, बट मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्यूचर जो इवेंट है मेरे कंट्रोल में इवेंट है, फिर तो क्या दिक्कत है, मुझे पता ही है कि मैं ऐसा करूंगा और ये मेरे पास इनकम आनी तय है। कंटीजेंट का मतलब है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है और उस इवेंट से प्रभावित होकर मेरी इनकम आ सकती है। कभी भी हम कंटीजेंट एसेट को रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसे एग्जीक्यूट करना बाकी है, जहां तक मुझे पता है। नाइदर पार्टी हैज परफॉर्म्ड एनी ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस, ये बोथ द पार्टीज हैव पार्टली परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, ठीक है, पूरा नहीं करा है, एग्जीक्यूटर ये करना बाकी है कॉन्ट्रैक्ट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है जो अभी है, प्रेजेंट है, सीधी सीधी बात है, एग्जिस्ट करती है प्रीवियस ईयर के एंड में। अब रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे भैया, प्रोविजन है उसे तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रही है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, रीजनेबली सर्टेन है कि भैया आउटफ्लो होगा रिसोर्स का, रिलायबल एस्टिमेट बनाया जा सकता है, प्रोविजन बनाइए। नो प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज फॉर कॉस्ट दैट नीड टू बी इनकर्ड टू ऑपरेट इन फ्यूचर। जी ये नहीं कह रहे हम फ्यूचर में जो खर्चा लगेगा उसका प्रोविजन बनाओ, नहीं, इवेंट पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से सर्टेन हो गया कि हमारा खर्चा बंद गया है। अब वो खर्चा भले फ्यूचर में हो बट हमारा इवेंट तो पास्ट में था जिससे रिलेट वो खर्चा करता है, समझ रहे हैं आप। फ्यूचर में मैं सामान खरीदूंगा तो जो फ्यूचर में खरीदूंगा तभी खर्चा होगा ना, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। मैंने कुछ खरीद लिया और उससे मेरा कोई जो है खर्चा आ गया, प्रोबेबल हो गया कि भाई अब तो है, एस्टिमेट लगा सकता हूं उस खर्चे का मैं, तो उसे प्रोविजन बोलते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी सिर्फ नोट डाल के छोड़ते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बैलेंस शीट में लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं उसे नोट्स में। कंटिंजेंट एसेट को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। मेजरमेंट क्या होगी सर, प्रोविजन जो है वो तो एस्टिमेट बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर कुछ प्रोविजन बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेल करी उससे जुड़े हुआ क्या बैड हो सकता है, हालात दिख रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, फ्यूचर में बैड हुआ होगा साल खत्म होने के बाद, बट आप मार्च की जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आप वहीं पे प्रोविजन बुक कर देते हैं क्योंकि हालात उस टाइम प्रेजेंट थे। रीइंबर्समेंट्स where some or all the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party. The reimbursement shall be recognized when it is reasonably certain that the reimbursement will be received. तो बड़ा ही ट्रिकी पॉइंट है कि प्रोविजन तो बुक कर लो, अब प्रोविजन का पैसा कहीं से रीइंबर्स हो सकता है, तो भाई जब एक्चुअली में वो सर्टेन हो जाएगा कि मिलेगा ही मिलेगा वो पैसा, तब उसको बुक करो आप, ठीक है ना। और प्रोविजन से ज़्यादा का रीइंबर्समेंट कभी भी बुक नहीं कर सकते हो। भैया 10,000 का प्रोविजन बनाया, अब पता है ये रिकवर हो जाएगा मुझे, तो जब सर्टेन है कि रिकवर हो जाएगा तब रिकॉग्नाइज करो। अब मुझे पता लगे 12,000 रिकवर होने, तो 10,000 ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो अभी, बाद में जब एक्चुअली में मिल जाएंगे तब तो अलग कॉन्सेप्ट है, तब तो रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, इनकम माननी पड़ेगी। एन ऑब्लिगेशन फॉर विच अ पर्सन इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी टू द एक्सटेंट दैट इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑब्लिगेशन विल बी सेटल्ड बाय द अदर पार्टीज। सही बात है ना। अब आप जॉइंटली लायबल हो किसी चीज़ के लिए, बट आपको पता है कि अगर कुछ हुआ तो सामने वाली पार्टी जो देगी, तो आपके लिए वो कंटीजेंट लायबिलिटी है, आपको तब देना पड़ेगा जब सामने वाली पार्टी नहीं देगा। रिव्यू, प्रोविजन को आप रिव्यू करेंगे, अगर आपने बना दिया तो भैया हो सकता है प्रोविजन एग्जिस्ट करता है, अगले साल फिर देख लो, अब सर्कमस्टेंस बदल गए, जो खर्चा आपने बुक किया हो सकता है फ्यूचर में ना लगे, है ना जी। तो उसे आप रिव्यू करते हैं रेगुलर बेसिस पर, और डिस्क्लोजर जो है वो भी आप देंगे, जो भी आपने प्रोविजंस बनाए हैं उसका आप डिस्क्लोजर भी देंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, क्या ऑब्लिगेशन है, बिगिनिंग में क्या था, क्या एडिशनल अमाउंट डाला, क्लोजिंग अमाउंट क्या आया,
क्या आपने P&L में डाला अमाउंट यूज्ड दैट इज इनकर्ड एंड चार्ज अगेंस्ट द प्रोविजंस? हाँ, प्रोविजन बना के रखा हुआ था, अब अगले साल एक्चुअली में खर्चा हुआ होगा ना, तो वो कितना हुआ? अनयूज्ड अमाउंट कितना है जो आप रिवर्स कर रहे हैं? भाई ज़्यादा प्रोविजन बन गया था, इस साल रिवर्स कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट, जो आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगी, खर्चे की रीइंबर्समेंट मिल जाती है किसी और पार्टी से। तो पहले आपकी ऑब्लिगेशन है तो आपने प्रोविजन बुक कर लिया, अब उसका रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, तो वो भी आप बता रहे हैं, डिस्क्लोजर में डाल रहे हैं। तो इसी के साथ आपके जो सारे ICDS जो हैं कंप्लीट हो गए। आगे जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनकी आप प्रैक्टिस करें। हमने भी कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने ऐप में दिए हैं आपको, तो आप ज़रूर देखिएगा। जैसे जैसे टाइम लगेगा इसे हम यूट्यूब पर या कैसे भी हम डिस्कस करते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। बट आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हो गए, कॉन्सेप्ट सारे हो गए, नोट्स आपको दे दिए हैं और MCQ टेस्ट भी आपको दे दिया है। तो बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट है तो पूछना है, और हमें जैसे जैसे टाइम लगेगा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहेंगे। Thank you very much for watching this. Bye bye. Now we'll see you in the GST batch.